Hello everyone and welcome to your own YouTube channel FPA Exam Prep. So as I promised earlier कि मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आने वाला हूं, तो देखिए आज हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूं। करवाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, तो आप ध्यान से सुन लें इस बात को कि ये जो मॉक टेस्ट हैं ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं जिस पैटर्न पर CHSL आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, पेपर का क्या पैटर्न है, इस मॉक टेस्ट के थ्रू आपको वो सारा कुछ पता लगने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो मॉक टेस्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ये बिल्कुल सिस्टमैटिकली करवाऊंगा और सबसे बड़ी बात हर क्वेश्चन को हम कंसेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप पूरे मॉक टेस्ट के जर्नी में आप मेरे साथ बने रहें। और बिलीव मी कि अगर आप जो मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूं और जो आप मॉक टेस्ट मेरे साथ मिलकर करेंगे वो आपके आने वाले CHSL के एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो एक भी मॉक टेस्ट मिस ना करें और सबसे बड़ी बात अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका फायदा उठाने दें और उनको शेयर कर दें इस वीडियो को। तो चलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो गिवन वर्ड है हैगार्ड, ये जो वर्ड है हैगार्ड HAGGARD, तो इसका उसने क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है, एंटोनिम। सो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेंगे। बच्चे क्या होते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और वहां पर कंफ्यूज होते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या पूछ रहा है और फटाफट जल्दीबाजी में उसका आंसर गलत दे देते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि इसका एंटोनिम पूछा गया है तो फिर आप गलत भी कर सकते हैं। तो हैगार्ड का एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों हैगार्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बताऊं इसको तो इसका मतलब होता है थका हुआ, मतलब वॉर्न। ठीक है, वॉर्न, थका हुआ, टायर्ड, हैगार्ड का मतलब होता है। अब इसका मतलब अगर थका हुआ होता है तो इसका अपोजिट पूछा है आपसे उसने। ठीक है, अपोजिट आपको देखना है। अब देखो पहला वर्ड है हमारा मीगर। मीगर का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम, क्वांटिटी में बहुत कम। मीगर में कहते हैं कि बहुत मीगर सा अमाउंट था। मीगर सा अमाउंट का मतलब बहुत कम, ना के बराबर, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है बोनी। बोनी का मतलब क्या होता है, जो बहुत पतला होता है, बहुत मतलब जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियां दिखाई देती हूं उसको बोनी कहते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लम्प की और फॉरलॉन की। फॉरलॉन का मतलब क्या होता है, फॉरलॉन का मतलब आप समझ लें, फॉरलॉन का मतलब होता है लोनली, सैड, तो ये भी इसका कोई मतलब नहीं। तो ये तीनों नहीं मतलब है, तो हमें मतलब है इसका आंसर हमारा क्या है, प्लम्प है। तो प्लम्प का मतलब होता है फ्लैशी। फ्लैशी मतलब जिसके अंदर बहुत सारा मांस भरा हो, मतलब थोड़ा सा हेल्दी हो वो। तो हैगर्ड का मतलब होता है थका हुआ, मतलब कमजोर। अगर वो कमजोर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लम्प का मतलब हेल्दी हो जाएगा। तो इसका जो पहला मीनिंग है हमारा वो क्या हो जाएगा, हैगर्ड का अपोजिट प्लम्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से एक एप्रोप्रिएट वर्ड आपको भरना है। अब देखो ये कह रहा है मैगेलन बिकेम इन्वॉल्व्ड इन एन इंसुलर कॉन्फ्लिक्ट इन द फिलीपींस एंड वाज डैश इन अ ट्राइबल बैटल। अब यहां पर ये सेंटेंस आपको समझ में आए ना आए, लेकिन अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो इसका आंसर आप बहुत अच्छी तरह से निकाल लोगे। अब आपको बात क्या समझनी है, ये जो वॉज है, वॉज, अब वॉज जो होता है ना, आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान रख लेना है कि वॉज बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म का पार्ट होता है। बी फॉर्म का मतलब हुआ इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ठीक है, ये सारी हमारी बी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, बी फॉर्म्स पे बारे में एक ध्यान रखें हमेशा कि बी फॉर्म्स के बाद अगर वर्ब की कोई फॉर्म आएगी, अगर वर्ब की कोई भी फॉर्म बी फॉर्म के बाद आती है तो फिर दो ही फॉर्म में आती है, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में या वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
तो बेसिकली आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बी फॉर्म कहीं भी लिखा हो, बी फॉर्म का मतलब है इज है, एम है, आर है, वॉज है या वर है, कुछ भी लिखा हो, आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद वर्ब की सिर्फ दो ही टाइप की फॉर्म आ सकती है, पहली वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड द सेकंड वन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इन दोनों के पीछे भी एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब आएगी। लेकिन उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसमें से जो चीज नहीं आएगी वो हम हटा देते हैं। अब देखो विन तो आ ही नहीं सकता, तो क्योंकि ना तो ये थर्ड फॉर्म है ना आईएनजी फॉर्म है, तो हमारे पास तीन ही ऑप्शन बचे, किलिंग, किल्ड या विनिंग। अब किलिंग, विनिंग, किल्ड, तीन चीजें। मैगेलन बिकेम इन्वॉल्व इन इंसुलर कॉन्फ्लिक्ट इन द फिलीपींस एंड वाज डैश इन अ ट्राइबल बैटल। बैटल में लोग विन नहीं करते हैं, ठीक है, एंड वाज इन अ ट्राइबल बैटल, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंसुलर कॉन्फ्लिक्ट इन द फिलीपींस एंड वाज विनिंग। वाज विनिंग का मतलब यहां पर जीतने से हुआ। अब चलो इसको भी हम ले लेते हैं, लेकिन एक बात समझते हैं पहले। क्या समझते हैं? जो बात मैंने आपको समझाई कि वर्ब की बी फॉर्म के साथ या तो आईएनजी फॉर्म रखा जाता है या थर्ड फॉर्म रखी जाती है। अब देखो हमें क्या समझना है कि अगर बी फॉर्म के साथ, अगर बी फॉर्म के साथ क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट है वही उस काम को कर रहा हो, तभी उसमें बी फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप रख पाओगे, अदरवाइज नहीं रख सकते। जैसे मैंने बोला ही इज डैश द फुटबॉल, गॉट इट। अब हमें मालूम है ही जो है इस फुटबॉल को क्या कर रहा है। अब मुझे यहां प्लेड लिखना है या प्लेइंग लिखना है, ये आप बताओगे। अब तुम कहोगे सर यहां तो प्लेइंग ही आएगा, तो इसके पीछे का रीजन समझ रहे हो क्या है? ही जो है वो डूअर है अपने काम का, यानी ही अपने काम को कर रहा है, तो इस वजह से ये सब्जेक्ट जो है अपने काम के लिए एक्टिव है, यही काम कर रहा है, तो हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी है। लेकिन अगर मैं यहां गलती से प्लेड लिख देता तो इसका कोई सेंस बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ईडी फॉर्म बी फॉर्म के साथ आप तभी लगा सकते हो जब आपका सब्जेक्ट एक्टिव ना हो, उसको वो काम कर ना रहा हो बल्कि उसके ऊपर काम किया गया हो। अब इसी बात को मैं ऐसे लिख देता, द फुटबॉल इज डैश इन द प्लेग्राउंड, गॉट इट। अब हमें मालूम हमारा सब्जेक्ट जो है वो फुटबॉल है। क्या फुटबॉल एक्टिव हो सकती है खेलने के लिए? आप कहोगे सर फुटबॉल कैसे खेली जाएगी, इसको तो खेला जाएगा। इसका मतलब है ये एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव सब्जेक्ट है। तो जब भी बी फॉर्म का सब्जेक्ट पैसिव हो तब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। अब यहां पर क्या आएगा? प्लेड आएगा। बात समझ में आई? तो हमें यही देखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर हमारा सब्जेक्ट पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम यही चीज चेक कर लेते हैं यहां पर, तो हमें आंसर पता लग जाएगा। अब देखो मैगेलन बिकेम इन्वॉल्व इन एन इंसुलर कॉन्फ्लिक्ट। मैगेलन क्या हुआ? इन्वॉल्व हो गया, यानी कि मतलब यहां तो ये एक्टिव है, यही इन्वॉल्व हुआ इन द फिलीपींस एंड वॉज, या तो अब दो चीजें, एंड वॉज किल वर्ड और एक है विन। अब एंड वॉज विनिंग इन अ ट्राइबल बैटल। वॉज विनिंग को कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है और ये काम हो चुका है, तो विनिंग का तो सेंस नहीं बनता। अब सीधी सी बात है, किल या किलिंग, एंड वॉज किलिंग। अब अगर किलिंग लिखेगा तो किसको मारा? हमें मालूम है कि वो खुद मारा गया। खुद मारा गया तो ये एक्टिव नहीं था इस काम के लिए, इसको मार दिया गया, इसके ऊपर काम किया गया। इसका मतलब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहां क्या आएगा? किल्ड। तो कहने का मतलब है इस वर्ब का हमारा जो मैगेलन सब्जेक्ट है वो डूअर ना होकर रिसीवर है सेक्शन का। तो जब भी बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म पुट करनी हो तो आपको यही देखना है कि हमारा सब्जेक्ट उस एक्शन के लिए डूअर है या उस एक्शन का रिसीवर है। डूअर है तो आईएनजी फॉर्म लगा लो, रिसीवर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो। तो इस हिसाब से किलिंग नहीं आएगा, विनिंग नहीं आएगा, विन नहीं आएगा, हमारा क्या आ जाएगा? किल्ड। तो ये हो जाएगा मैगेलन बिकेम इन्वॉल्व इन इंसुलर कॉन्फ्लिक्ट इन द फिलीपींस एंड वाज किल्ड इन अ ट्राइबल बैटल। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी तुमसे पूछ लिया जाएगा। ये क्या है हमारा? ये जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। हमारे किसी एक पैराग्राफ को या किसी एक सेंटेंस को क्या करेंगे? इधर उधर रखकर दे देंगे, एक सीक्वेंस में नहीं देंगे, लेकिन हमें क्या करना है? उसको फिर सीक्वेंस में लगाना है। सो उसके ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, given below are 4 jumbled sentences, out of the given options pick the one that gives their correct order. So
दीज आर कॉल्ड जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंसेस का मतलब है सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस को उल्टा सीधा जगह पर रखकर दिया जाएगा, उसका आपको एक सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। तो सही सीक्वेंस में उसको लगाने के लिए सही सीक्वेंस के ऑप्शन 4 में से एक देगा वो आपको। सो अभी हमें इसको कैसे करना है, तो आपको एक तरीका सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि आपको दो सेंटेंस ऐसे पकड़ने हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें क्या है, पहले हम पढ़ते हैं द होलोकॉस्ट टुक प्लेस फ्रॉम 1939 टू 1945। अब देखो ये जो सेंटेंस लिखा गया है, ये पहला सेंटेंस हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन दूसरा पढ़ते हैं द नाजीज यूज कंसंट्रेशन कैंप्स विच वर समटाइम्स यूज्ड डेथ कैंप्स टू एक्सटर्मिनेट पीपल। चलो इसको भी देख लेते हैं। यू मे हैव हर्ड मेंशन ऑफ द वर्ड होलोकॉस्ट। अब देखो ये सुना है आपने, देखा ये यू मे हैव हर्ड मेंशन ऑफ द वर्ड होलोकॉस्ट, इसका मतलब है इस वाले सेंटेंस से पहले इसको बोला गया होगा, क्योंकि यहां पर होलोकॉस्ट को क्या कर रहे हैं, होलोकॉस्ट को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली बार इसको क्या किया गया है, लेकर आया गया, तो इसके बाद इसको बोला गया होगा। तो यानी कि मतलब सी और ए कनेक्ट हो रहे हैं हमारे। अगर सी और ए कनेक्ट हो रहे हैं तो हम चेक कर लेंगे सी और ए कहां पर है हमारा। तो देखो सी और ए हमारा इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, तो हमारा सी ए और सी ए दो में कनेक्ट हो रहा है। तो अगर ये दो में कनेक्ट हो रहा है, अब हमें बस इतना देखना है कि सी ए के बाद डी आएगा, बी आएगा। तो देख लेते हैं, यू मे हैव हर्ड मेंशन ऑफ द वर्ड होलोकॉस्ट इन योर हिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस। द होलोकॉस्ट टुक प्लेस फ्रॉम 1939 टू 1945। अब ये कह रहा है इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय द नाजी पार्टी टू प्यूरिफाई द ह्यूमन रेस। द नाजीज यूज कंसंट्रेशन कैंप्स विच वर समटाइम्स यूज्ड एज अ डेथ कैंप्स टू एक्सटर्मिनेट पीपल। सो अब आप ये देख लो कि ये जो इट यूज किया गया है ये किसके लिए, होलोकास्ट के लिए यूज किया है। तो होलोकास्ट के बाद इट का यूज यहां किया गया है, तो इसका मतलब है हमारा बन गया CADB। तो हमारा आंसर हुआ सी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ऐसे इसका सीक्वेंस बनाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक अंडरलाइन वर्ड दिया जाएगा। अंडरलाइन वर्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह अंडरलाइन लिखा नहीं है, मैं कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं इसको, इन रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट ऑफ। ये हमारा एक्चुअल में ऑप्शन रहा होगा। अब इसकी जगह पर वो क्या पूछ रहा है कि अगर ये गलत है तो फिर इसकी जगह पर ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा, और अगर ये गलत नहीं है तो आप इसमें सीधा आंसर क्या भर देंगे, नो इंप्रूवमेंट, कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। द टू ग्रुप्स वर सिमिलर विद रेस्पेक्ट ऑफ एज, सेक्स एंड डायग्नोसिस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विद रेस्पेक्ट ऑफ कभी नहीं होता, या तो होता है विद रेस्पेक्ट टू, इस फ्रेज के साथ टू लगता है, नहीं तो आपका इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन दोनों में से कोई एक वर्ड होता है। अच्छा, इन रेस्पेक्ट टू नहीं होता, अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ होता तो ये ठीक हो जाता, लेकिन विद रेस्पेक्ट ऑफ होता, सॉरी टू होता तो ये ठीक था। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट ऑफ नहीं होता और इन रेस्पेक्ट टू नहीं होता। सो आपको ये ध्यान रखना है, या तो लिखो इन रेस्पेक्ट ऑफ या लिखो विद रेस्पेक्ट टू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब आपसे क्या होगा, इडियम फ्रेजेस होते हैं हमारे, इडियम फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। ऐसे इंग्लिश में उनको इडियम्स एंड फ्रेजेस कहा जाता है। तो उसने बोला है कि आउट ऑफ द ब्लू का क्या बेसिकली मीनिंग होता है। तो उसने क्या यहां पर एक इडियम लिख दिया और उसके 4 मीनिंग यहां पर लिख दिया। इन 4 में से कोई एक मीनिंग इसका ठीक होगा। तो आप लोगों को बता देता हूं, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और अचानक ही वो हो गया। ठीक है, सो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पासिंग द एग्जाम या क्लियरिंग द SSC एग्जाम was just like out of the blue for me। इसका मतलब क्या हुआ कि एसएससी का एग्जाम क्लियर करना मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मेरा पेपर तो अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मेरा क्लियर हो गया, तो ये मेरे लिए क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। सो इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी पूछा जाएगा आपसे, मिस स्पेल्ड के एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या करेगा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन का स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा और बाकी को ठीक रखेगा, या फिर एक को करेक्ट करेगा बाकी तीन को गलत कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको अब ये देखना है कि इसमें गलत किसकी है। अब देखिए रिप्रेजेंट, इसका तरीका क्या होता है आप समझ ले। इसका तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है ये है कि सबसे पहले जो भी वर्ड देखें उसकी स्पेलिंग ना पढ़ें, अपने माइंड में उसकी स्पेलिंग को पहले बोल लें। जैसे रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपको पढ़ के तो पता लग गया रिप्रेजेंटेटिव है, तो सबसे पहले रफ में उस स्पेलिंग को लिख लें, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब चेक कर लें रिप्रेजेंटेटिव दोनों सेम आ रही हैं, तो देखो ये ही आंसर होगा इसका। अच्छा, इंटरप्रिटेटिव गलत होती है स्पेलिंग, इनएप्रिशिएटिव गलत है इसकी स्पेलिंग, डबल पी आता है, नॉन एक्विजिटिव भी गलत है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक्विजिटिव करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना, इनएप्रिशिएटिव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बेसिकली आपको समझना है कि इस तरीके से वो क्या करेंगे, चार ऑप्शंस देंगे, उसमें से एक स्पेलिंग आपकी ठीक होगी, बाकी तीन गलत होंगी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। तो इसका तरीका सबसे बेस्ट यही है कि जो भी सेंटेंस आप पढ़ें तो उसकी स्पेलिंग आप इसको ना देखकर अपनी जो माइंड में स्पेलिंग है उसको पहले देख लें। तो जैसे रिप्रेजेंटेटिव है तो पहले लिख लें यहां पर रिप्रेजेंटेटिव, ये लिख लें पहले, और फिर चेक करें, इसको क्रॉस चेक करें, REPRESENTATIV REPRESENTATIV, यानी कि दोनों मैच कर गई तो मोस्ट प्रोबेबली यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। जैसे अगली है इंटरप्रिटेटिव, तो ये इंटरप्रिटेटिव नहीं होती, इंटरप्रिटेटिव होती है, PRE इधर होगा, R पहले होगा। इंटरप्रिटेटिव का मतलब होता है वन हु रिप्रेजेंट समबडी। ठीक है, इंटरप्रिटेटिव होता है। नेक्स्ट है इनएप्रिशिएटिव। इनएप्रिशिएटिव की भी स्पेलिंग गलत है, ये डबल पी होता है ना कि सिंगल पी होता है। इनएप्रिशिएटिव हो गया, ये भी गलत हुआ। और नॉन एक्विजिटिव की भी स्पेलिंग गलत है, ए के बाद सी लगाना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से हमने देखा कि बाकी तीन स्पेलिंग हमारी गलत हैं लेकिन पहली वाली ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसका पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब इस तरीके से क्या करेंगे, एक सेंटेंस दे देंगे और उसका वन वर्ड में आपसे मीनिंग पूछेंगे। तो उसने एक सेंटेंस दिया है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब आपको पता है ये चारों के चारों क्या होते हैं, वाटर की ही बॉडी होती हैं, लेकिन चारों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। उसने सीधा पूछा एक स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट होती है वो क्या होती है। तो रिव्यूलेट होता है एक वर्ड, ये भी क्या होता है, एक पानी की धारा होती है, लेकिन ये बहुत स्लो होती है, इसलिए ये आंसर नहीं होता है। देखो टॉरेंट जो होता है वो इसका आंसर है, क्योंकि टॉरेंट जो होता है वो एक तेज बहाव वाली धारा को कहते हैं, इसलिए टॉरेंट हुआ। ट्रिकल भी हमारा क्या होता है, जो टप टप करके कहीं से पानी अगर गिर रहा हो उसको ट्रिकल कहते हैं। और क्रीक जो होता है वो एक नदी से छोटा अगर नाला टाइप जो होता है उसको कहते हैं। तो ये तीनों हमारे आंसर ना होके इसका आंसर क्या बनेगा, आपका टॉरेंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस। अगेन उसने एक क्वेश्चन रखा है जंबल्ड सेंटेंसेस का, हमें यहां पर इसको देखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, चारों को एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। शी बिकेम डिस्ग्रंटल्ड। अब इसने ना आंसर को शी से शुरू कर दिया, तो आप ये समझ लो कि शी हमेशा प्रोनाउन होता है और शी किसी ना किसी के लिए यूज किया गया होगा। तो इसका मतलब है शी जिसके लिए यूज हुआ है उससे पहला सेंटेंस में उसका नाम दिया गया होगा। तो चेक कर लेते हैं किसके लिए, मैरी। तो देखो यहां पर मैरी के लिए बोला गया है, हर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एट से शुरू नहीं होगा, तो हमारा बी सबसे पहला आंसर होना चाहिए। तो ये दोनों गलत। तो देखो बी से ये दोनों शुरू हो रहे हैं, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। बी के बाद डी आना चाहिए, सी। तो चेक कर लेते हैं। मैरी वॉज बोर्न इन 1867 इन वॉर्सो, पोलैंड। डी देख लेते हैं। एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ ब्लीथ पर्सनैलिटी। सी भी देख लेते हैं। हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग प्रॉम्प्टेड हर टू कंटिन्यू विद हर स्टडीज। अब देखो इसके बाद यही बात हुई होगी ना, फिर स्टडीज के पास गई होगी। तो देखो हमारा बी के बाद डी जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर है सी, बी डी सी ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट।
Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. अब इसी में वही बात है, अंडरलाइन किया नहीं है लेकिन मैं कर देता हूं. I decide to opt for, I decided. Decided में तो ये हो गया, ये वाला जो है ये ऑप्शन हमें रिप्लेस करना है. ठीक है. सो आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर सिलेबस आई हैव डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द कोर्स. तो अब इसमें ये बोल रहा है कि इन तीनों में से अगर ये आपको गलत लगता है तो फिर इन तीनों में से कौन सा आना चाहिए. अगर ये आपको लगता है ये सही है तो फिर हमारा आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा. तो चलिए देख लेते हैं. आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर सिलेबस आई डिसाइड्स, तो देखो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती, गलत. I decided to opt for. After going through the entire syllabus, I decided to opt for the course. ठीक है. अब देखो I decided to opt for the course भी आंसर ठीक है इसका. ऐसा नहीं है कि आप I decided to opt for the course नहीं लिखते. क्यों, मैं समझा देता हूं. I have decided और I decided, इन दोनों में बेसिकली कोई फर्क नहीं होता. जो थोड़ा बहुत फर्क होता है वो बेसिकली क्या फर्क होता है बच्चों, कि जब हम आई डिसाइडेड बोल रहे हैं तो ये पास्ट की बात हो गई, जब हम आई हैव डिसाइडेड बोल रहे हैं तो ये हमने किसी पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट से कनेक्ट किया. तो बेसिकली जब तक किसी सेंटेंस के अंदर पास्ट का टाइम ना दे दिया जाए तब तक हम ये श्योर नहीं कह सकते कि वो पास्ट का ही होगा. तो बेसिकली उसने बोला है कि इंप्रूव क्या किया जा सकता है. तो इंप्रूव तो कुछ नहीं है. अगर हम डिसाइडेड भी बोल रहे हैं तो डिसाइडेड तो हम तब रखें ना जब ये गलत हो. ये तो सही है, आई हैव डिसाइडेड भी ठीक है. सो ये भी आंसर नहीं है. आई एम डिसाइडिंग हो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट. आई हैव डिसाइडेड भी ठीक है, आई डिसाइडेड भी ठीक है, लेकिन इंप्रूव करना है. सो आई डिसाइडेड इंप्रूव नहीं कर रहा, बस रिप्लेस कर रहा है. तो हमें रिप्लेस नहीं करना है, इंप्रूव करना है. इंप्रूव का मतलब है वो गलत है, उसका सही लिखना है. तो ये भी सही है, ये भी सही है. डिसाइडेड लिखने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है. चलिए, तो ये भी समझ में आ गई बात. चलिए नेक्स्ट करते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन अ नटशेल. ये तो वैसे बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए. इन अ नटशेल का मतलब होता है बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कह देना किसी बात को. तो इसका आंसर ऐड नट्स इनटू समथिंग नहीं हो सकता. पुट एवरीथिंग इन अ शेल नहीं हो सकता, ये भी गलत है. एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, सो ये इसका आंसर मिल गया हमें, और ये इसका आंसर नहीं है. सो इन अ नटशेल का मतलब है कि जब कोई बहुत घुमा फिरा कर बातें कर रहा हो तब आप कहते हो ना भाई प्लीज कट टू द शॉर्ट, या फिर इन अ नटशेल, मतलब एक नटशेल में बता दो, सारी बात ब्रीफली बता दो. तो इसका मतलब ये होता है. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस. ठीक है, ध्यान रखें, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस का ये क्या होता है, आपका फोबियाज होते हैं. तो फोबिया का मतलब होता है किसी चीज का डर. सो हमारे हर व्यक्ति का किसी ना किसी चीज का डर होता है, तो इनके अपने अपने क्या होते हैं, मीनिंग्स होते हैं. तो अब वो कह रहा है कि क्लोज स्पेस के डर को क्या कहते हैं. तो सबसे पहला है हमारा एगोराफोबिया. एगोराफोबिया का बेसिकली मतलब होता है फियर ऑफ क्राउड. क्या होता है, फियर ऑफ क्राउड. तो ये तो मतलब नहीं हुआ. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लोसोफोबिया. ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी कि मतलब अगर मैं तुमसे कहूं वहां पर 1000 लोग खड़े हुए, उनके सामने खड़े होकर बोलना है तो आपके पसीने छूट जाएंगे, तो इसका मतलब आपको ग्लोसोफोबिया है. नेक्स्ट वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया. क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस. यानी कि मतलब जो बहुत संकरी जगह होती हैं, बहुत सिमटी हुई जगह होती हैं, उसके अंदर अगर कोई घुसता है तो किसी किसी को बड़ा डर लगता है. उसको लगता है मेरी दम घुट जाएगा, मेरी सांस घुट जाएगी, मैं इसमें फंस के मर जाऊंगा, ऐसा उसको फील होता है. तो ऐसे डर को हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं. नेक्स्ट है एक्रोफोबिया. इसका मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स. ठीक है, फियर ऑफ हाइट्स को हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया. सो इसमें से आंसर हमारा क्या हो गया, आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया. गॉट इट. तो ये चारों भी आप ध्यान रखेंगे, पेपर में यूजुअली पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. तो देखिए एक दो क्वेश्चन आपसे पैसिव फॉर्म से भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का. एंड पैसिव फॉर्म इज वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, चलिए अब ये देखा है, ईयर्स एगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट. हालांकि ये बड़ा टफ है, ठीक है,
फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, ईयर्स एगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। ठीक है, अब आप सबको पता है कि पैसिव फॉर्म में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे बी फॉर्म से जोड़ लेते हैं। यही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, ही स्लैप्ड द बॉय। अब बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो बॉय सब्जेक्ट बन जाएगा, द बॉय। और ये स्लैप्ड अभी सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी स्लैप्ड ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द बॉय स्लैप्ड बाय हिम। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाय करके ऑब्जेक्ट बन गया। अब बस हमें क्या करना है, ये जो सेकंड फॉर्म थी जिसे हमने थर्ड फॉर्म में जोड़ा था, उसी की जगह पर हमें बी फॉर्म रख देनी है। उसी फॉर्म में क्या रख देनी है, बी फॉर्म यहां रख देनी है इस फॉर्म में। ये सेकंड फॉर्म थी तो बी फॉर्म इज एम आर वॉज वर होते हैं, तो सेकंड फॉर्म की बी फॉर्म वॉज वर होती है, तो बॉय के अकॉर्डिंग वॉज आ गया, तो द बॉय वॉज स्लैप्ड बाय हिम। इस तरीके से पैसिव बनाए जाते हैं। मतलब मैं आपको क्योंकि मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो पूरा पैसिव वॉइस यहाँ नहीं पढ़ा सकता, बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही ये भी होगा। अब इसके अंदर बनाने के कई तरीके होते हैं। ईयर्स एगो तो सेम रहेगा। पीपल हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। थॉट हमारा क्या है, वर्ब है। और दैट द अर्थ वॉज फ्लैट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इसको बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। अब उसमें किस ऑप्शन में दिया है ये डिपेंड करता है। एक तरीका तो ये कि इस पूरे को मैं, इसको पूरे को मैं क्या मान लूं, इट मान लूं। तो इसको इट मानूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ईयर्स एगो इट वॉज थॉट। अब इट उठ के क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। इसी को इट मान रहे हैं हम, तो इट को हमने सब्जेक्ट बना लिया पूरे ऑब्जेक्ट को। वॉज आ गया। अब बी फॉर्म से थॉट को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके थॉट से जोड़ दिया, तो ये बन गया पैसिव, इट वॉज थॉट दैट। अब दैट वैसे ही आ गया। अब इट जो होता है ना, अपने आप को फुली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें इट के बाद लिखना पड़ता है। सो इट वॉज थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। ये पूरी बात हमें दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो एक तो तरीका ये हुआ इसके पैसिव बनाने का। अच्छा, एक और तरीका ये होगा कि हम इट ना माने, इस पूरे सेंटेंस को उठा के ही सब्जेक्ट बना लें। तो ये ऐसे बन जाएगा, ईयर्स एगो दैट द अर्थ वॉज फ्लैट वॉज थॉट। बाय पीपल करके हम नहीं देते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा जनरल होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ईयर्स एगो दैट द अर्थ वॉज फ्लैट वॉज थॉट। मतलब बहुत साल पहले ये अर्थ फ्लैट है ये सोचा जाता था। दूसरा तरीका ये होता है। लेकिन जो तीसरा तरीका है वो थोड़ा सा टिपिकल है। उसको क्या करना है, हमें क्या करना है कि जैसे यहां पर ये जो अर्थ है इसको सब्जेक्ट बना लेना है हमें थॉट वर्ब का। तो ये हो जाएगा, जैसे मैं यहां पे इनर बोर्ड निकालता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ईयर्स एगो people thought that the earth was flat। ये था। अब तीसरे तरीके में क्या करते हैं हम, अभी तक तो इस थॉट वर्ब का जो सब्जेक्ट था वो पीपल थे और अर्थ, इस वॉज वर्ब का सब्जेक्ट अर्थ था। अब हम क्या करेंगे, इस अर्थ वर्ब सब्जेक्ट को हम इस थॉट वर्ब का और इस वॉज वर्ब का दोनों का सब्जेक्ट बना लेंगे। अब हमें मालूम है अर्थ जो है वॉज का तो क्या है, स्टेट है, लेकिन जब इसका पैसिव बनाओगे तो इसकी भी स्टेट बनेगी। तो ऐसे हो जाएगा, ईयर्स एगो द अर्थ, अब थॉट है तो वॉज थॉट हो जाएगा, वॉज थॉट टू बी फ्लैट। ये सिंपल तरीका इसका बन जाएगा। तो अब हम यही देखेंगे इन तीनों में से क्या ऑप्शन है। देखो ये आंसर, ईयर्स एगो द अर्थ वॉज थॉट टू बी फ्लैट। तो हमारा आंसर क्या बन गया, सी आंसर बन गया। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टिपिकल था, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा ये क्या हुआ। ठीक है, सो इसीलिए क्या होता है कि हमें
किसी अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बहुत अच्छा टीचर हूँ या मेरे से ही पढ़वा कर, कोई भी एक अच्छा टीचर या अच्छी किताब आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉक टेस्ट में आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या करेगा, बेसिकली वो क्लोज टेस्ट के अंदर आपको एक पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ के अंदर 5 ब्लैंक छोड़ेगा, हर ब्लैंक के अंदर एक एप्रोप्रिएट वर्ड भरना होगा 4 ऑप्शंस में से। तो इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे किसके बारे में बोला गया है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। विद द ग्राउंड वाटर टेबल रिसीडिंग अलार्मिंगली एंड ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी विल ओनली इंक्रीज वाटर वूज, डेफिसिट रेनफॉल डैश इंडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर डैश 2 मेजर रीजंस फॉर डैश डिस्ट्रीब्यूशन, government must promote dash harvesting and conservation full stop, citizens must dash learn to use water judiciously or else the state will run out of water like Cape Town। so ये पैराग्राफ पढ़ने से ये बात हमें साफ साफ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। चलिए अब देख लेते हैं, हर ब्लैंक को हमने पैसेज के नीचे लिखा हुआ है। सो पहले ब्लैंक में इन 4 में से क्या आएगा ये हमें देखना है। सो विद द ग्राउंड वाटर टेबल रिसीडिंग अलार्मिंगली एंड ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी विल ओनली इंक्रीज वाटर वूज, कह रहा है कि जो ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो बहुत जल्दी से खत्म होता चला जा रहा है। अब ऐसे में अगर आपकी ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी हुई, ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी क्या होती है, ठीक है, ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी का मतलब होता है जब आपको यह पता हो कि प्रॉब्लम हमारे सर पर है फिर भी उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर देना। ऑस्ट्रिच क्या करता है कि जब भी कोई खतरा देखता है तो अपना सिर मिट्टी में दबा लेता है, वो सोचता है कि मैं किसी को नहीं देख पा रहा तो मुझे भी कोई नहीं देख सकता। तो ये एक ऐसी ऑस्ट्रिच मेंटालिटी होती है कि आपको पता है कि मेरे सामने प्रॉब्लम है तो उससे भागने की बजाय आप उसको इग्नोर कर देते हो। सो दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। अब ये कह रहा है कि उससे क्या होगा, सिर्फ वाटर की प्रॉब्लम ही बढ़ेंगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। अभी कहता है डेफिसिट रेनफॉल, डेफिसिट रेनफॉल का मतलब घटती हुई रेनफॉल, डैश इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, और दूसरा लगातार ग्राउंड वाटर को इनडिस्क्रिमिनेट करना, बार बार निकालना, वो करना। अब ध्यान से देखो, डेफिसिट रेनफॉल और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये 2 नाउन है जिन्हें आपको जोड़ना है कंजंक्शन से। सो 2 बराबर की चीजों को जब जोड़ा जाता है तो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं। अब अनलेस तो आ ही नहीं सकता, ऑल्सो भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कंजंक्शन नहीं है, तो 2 ही आएंगे, एंड या बट। अच्छा, बट से जब हम 2 चीजों को जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। तो ये नेगेटिव तो है नहीं, तो हमें किससे जोड़ना पड़ेगा, इसे एंड से जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला आंसर आ गया एंड, ठीक है। चलिए, तो हो गया डेफिसिट रेनफॉल एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर डैश 2 मेजर रीजंस, ठीक है। अब यहां पर वर्ब आनी चाहिए। अब क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट 2 हैं तो हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। अब इस तो आ नहीं सकता, वॉज आ नहीं सकता, बी का यहां कोई सेंस नहीं है, तो क्या आंसर बनेगा, आर। तो आर 2 मेजर रीजंस फॉर। अब ये सिचुएशन कितनी है, कोई एक ही सिचुएशन है तो दीज नहीं होगा, ए सिचुएशन तो कोई भी सिचुएशन होगी, जबकि ये डेफिनेट सिचुएशन है। देयर नहीं होगा, द सिचुएशन, अगर डेफिनेट है तो ये नहीं लगा सकते, द लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट डैश हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। अब सीधी सी बात है कि अगर पानी की प्रॉब्लम है तो हार्वेस्टिंग किसकी की जानी चाहिए, ऑब्वियसली वाटर की। तो वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। सिटीजन्स मस्ट डैश लर्न टू यूज वाटर, ठीक है। अब देखो, सिटीजन मस्ट, ऑल्दो का कोई सेंस नहीं है, टू का कोई सेंस नहीं है, एनी हाउ का नहीं है, ऑल्सो। अब वो कह रहा है सिटीजन मस्ट ऑल्सो, मतलब सिटीजन्स को भी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही काम करती रहे, सिटीजन्स को भी ये बात ध्यान रखना करेगा कि उनको जो पानी का यूज है वो जुडिशियली यूज करें, दिमाग से यूज करें। अगर ऐसे ही बहाएंगे तो ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट के सॉल्व करने से सॉल्व नहीं होने वाली। तो इस तरीके से वो आपको क्लोज टेस्ट को देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्लीथ, ठीक है। अब देखें, ये जो ब्लीथ वर्ड है ना, ब्लीथ, BLITHE, इसका सिनोनिम पूछा है। अभी इससे पहले एंटोनिम पूछा था, अब सिनोनिम पूछ रहे हैं। ब्लीथ का मतलब होता है बहुत खुशनुमा, जो हमेशा चीयरफुल रहता हो, खुशनुमा रहता हो, एनर्जेटिक रहता हो, उसको हम ब्लीथ पर्सनैलिटी कहते हैं। तो देखो, लेथार्जिक तो इसका एंटोनिम है, मोरोज भी इसका एंटोनिम है और डिप्रेस्ड भी इसका एंटोनिम है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, जॉयफुल,
ठीक है, तो हमारा ब्लिथ का आंसर है जॉयफुल, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरुलेंट का मतलब होता है वेरी डेंजरस, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, एंटोनिम। अब लीथल का मतलब तो सिनोनिम हो गया, तो ये नहीं हो सकता। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। पावरफुल का मतलब नहीं होगा, लगभग क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। डेंजरस का मतलब भी सिनोनिम हो गया, तो एमिकेबल इसका आंसर हो जाएगा। वो डेंजरस है और ये फ्रेंडली है, तो ये एक दूसरे के नियरेस्ट अपोजिट हैं, तो इसका आंसर हमारा एमिकेबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर भी आ गया कि इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है। सो पहला वर्ड है लेफ्टिनेंट, जिसे हम लेफ्टिनेंट कहते हैं, एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ल्यूटेनेंट होता है, ठीक है। तो ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, LIEUTENANT। तो इसकी स्पेलिंग सही है, मेजर की स्पेलिंग भी सही है और कर्नल की भी स्पेलिंग सही है, COLONEL, ठीक है। सो ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है। ज़्यादातर बच्चे ग्रेटफुल की स्पेलिंग GREAT कहते हैं, लेकिन जब ग्रेटफुल की स्पेलिंग लिखी जाती है वो GRATEFUL होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, पेपर में रिपीटेडली पूछा जाता है ये स्पेलिंग, तो बी कॉशियस अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आ गया फिर से आपका, तो इसमें आपको वर्ड भरना है। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज डैश टू द कंट्री एंड द मार्टर्स ऑफ इंडिया। सो इसमें आपको पता है डिवोटेड नहीं होता है, डिवोट नहीं किया जाता है, ऑनर्ड नहीं किया गया है, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब लिखा हुआ होता है, वो नहीं किया गया, डेडिकेट किया जाता है। जब भी आप किसी को देश के लिए या मार्टर्स के लिए करते हैं तो डेडिकेट किया जाता है, डेडिकेशन होता है वो उसका, तो इसका मतलब हो गया हमारा, इसका आंसर है डेडिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखो एरर्स भी पूछे जाएंगे, ग्रामेटिकल एरर निकालना पड़ेगा, अब उसके लिए ग्रामर पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है दिस रीजन इज मेंशन्ड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली। अब इधर आ जाओ, अब ये कह रहा है कि दिस रीजन इज मेंशन्ड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली। अब इसमें गलती क्या है, द की गलती है। गलती क्यों है मैं समझा देता हूं। ये जो द होता है ना, इंग्लिश में AN और द, ये तीनों वर्ड तभी इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं जब उसका नाउन भी दिया गया हो, ठीक है। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो इनका एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो इधर आ जाओ, देखो अब यहां पर द लिखा गया है। अब मोस्ट क्या है, किसको डिफाइन कर रहा है, फ्रीक्वेंटली को। सो फ्रीक्वेंटली क्या है, हमारा एडवर्ब है, और मोस्ट भी हमारा एडवर्ब हो गया। अब बताओ नाउन क्या है। अगर इसके आगे यहां कहीं नाउन लिखा होता तो ये द उसके लिए रिप्रेजेंट कर देता अपने आप को, लेकिन द के लिए नाउन है ही नहीं कहीं पर। इसका मतलब है द को यहां पर यूज नहीं किया जा सकता, द गलत है, और सीधा इसको ऐसे बोला जाएगा दिस रीजन इज मेंशन्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। द का यहां यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि द के लिए हमें नाउन चाहिए होगा, बट इस फ्रेज में नाउन कहीं पर भी नहीं दिया गया है। सो इफ देर इज नो नाउन देर इज नॉट एनी आर्टिकल, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो सी वाले आंसर में हमारा एरर है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। सो जिसे नरेशन कहते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो, वो ये क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, रमेश सेड टू द ऑफिसर सर आई वाज इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट माय प्रीवियस ऑफिस, ठीक है। अब देखो होता क्या है सेंटेंस में, इस तरीके के वर्ड सर और ये सब हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में सर लिखा हो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो सर किसी में नहीं लिखा। चलिए देख लेते हैं। दूसरी बात क्या है, आई वॉज इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट माई प्रीवियस ऑफिस। अब वॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो वॉज है वो क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसमें हैड बीन होना चाहिए कहीं पर भी, हैड बीन। मतलब जब आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो उसके चेंजेस भी पढ़े होंगे, तो चेंजेस के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। तो एक तो अगर रमेश सेड टू द ऑफिसर, तो ये सेड टू का अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड हो जाएगा। तो दो चीजें, पहले तो सेड देख लो किस किस में लिखा है, तो ये सेड लिखा है, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, वॉज किस में कन्वर्ट होगा, हैड बीन में कन्वर्ट होगा। आई रमेश सेड टू द ऑफिसर, तो आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, आई रमेश ने अपने आप को कहा है तो ही हो जाएगा ये। तो अब आई की जगह ही, तो ही भी चेक कर लो। तो ये आई वाला आंसर गलत होगा, एक ही हो गया, एक ही हो गया, यू वाला आंसर गलत हो गया। तो इन दोनों में से आंसर देख लो आप। अब देखो ही हैड बीन दोनों में दिया गया है,
और इसमें सेड नहीं, सेड वाला तो पहले ही गलत कर दिया था, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। रमेश टोल्ड द ऑफिसर दैट ही हैड बीन इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एट हिज प्रीवियस ऑफिस। सिंपल सा आंसर है, चेंजेस याद होंगे तो आंसर आपका सिंपल तरीके से निकल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने सिर्फ चेंजेस के बेसिस पे लगा क्या, एक तो हमने ये देखा रमेश सेड टू द ऑफिसर, टोल्ड में चेंज होगा, सेड किस में, टोल्ड में। अब हमने देखा सेड किस में लिखा हुआ है, सेड ये लिखा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो एक आंसर हमारा कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने देखा कि आई जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आई रमेश ने अपने आप को कहा होगा, तो अगर रमेश ने अपने कहा होगा तो रमेश थर्ड पर्सन है, तो ये ही हुआ। तो ही किस किस में दिया हुआ है, तो ही दिया हुआ है इसमें और इसमें, तो ये तो आई वाले और यू वाले तो वैसे ही गलत हो गए, तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब इसमें तो ये पहले से ही गलत था, तो आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से आपको नरेशन का आंसर बड़े सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी निकाल देना है। ठीक है, चलिए इस मॉक टेस्ट का आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा 24 के बाद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 25 होगा, क्योंकि आपसे 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉक टेस्ट में। 25 क्वेश्चन जो हैं वो 50 मार्क्स के होंगे आपके, यानी क्या होता है, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। चलिए नेक्स्ट है एंटोनिम सिनोनिम से ही पूछा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम पूछा गया है। सो मिनिएच्योर का मतलब होता है स्मॉल, बहुत छोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जाइगेंटिक नहीं होगा, जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा। कोलोसल का भी मतलब बहुत बड़ा होता है और मैमथ का भी मतलब बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब है डिमिन्यूटिव, इसका क्या है हमारा मीनिंग, डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत स्मॉल, बहुत छोटा, मिनिएच्योर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। तो ये थे हमारे फर्स्ट मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि जो भी मैंने क्वेश्चन समझाए आपको और उनका कॉन्सेप्ट बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार का CHSL को आप अपना टारगेट बनाकर चल रहे हो तो मेरी ये वीडियोस लगातार देखते रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ CHL से रिलेटेड मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में लाता रहूँगा। सो मेरे इस चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो आप इनको शेयर भी करें। ठीक है, ना कि सिर्फ ऑनलाइन शेयर करें, आप खुद भी पढ़कर दूसरों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको बताएं, कॉन्सेप्ट समझाएं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।